तो हे गाइस, आज हम बायो के एक कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एक ऑर्गेनेली होती है। इस वीडियो में उसी के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में होता ही क्या है, ये पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे ये कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम मोस्टली पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और ये जो सेकेंड है, ये उसका एक फंक्शन बताया हुआ है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेल के लिए एनर्जी या पावर जनरेट करता है। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट स्टार पॉइंट पे आ जाते हैं। Mitochondria releases energy in the form of ATP, which is adenosine triphosphate full form molecules, when needed by the cells for any chemical activity. ATP is the currency of energy. तो यहाँ पे ये कहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज़ करता है जब भी सेल को वो किसी केमिकल एक्टिविटी के लिए चाहिए होती है। इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनटेक करा है किसी कार्बोहाइड्रेट्स का या फिर फैट्स का। इनका क्या काम होता है, एनर्जी रिलीज़ करने का। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीजन, मतलब पहले तो सेल की बात करते हैं, तो सेल में सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा और ग्लूकोज आएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वो ट्रैवल करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा और एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने फूड में से एनर्जी को बाहर निकाल लिया। कार्बन डाइऑक्साइड वो अलग चीज़ है, सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी को निकाल लिया, वो उसे स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद जब सेल को जैसे कोई भी प्रोसेस वगैरह करना है या कोई एक्टिविटी करनी है, फिर वो उस एनर्जी को रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ करेंसी ऑफ एनर्जी, दैट इज़ ATP। तो ATP एक काइंड ऑफ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बायोलॉजिकली, जो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ करता है जब सेल को ज़रूरत होती है। सो वी गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA, दे ऑल्सो हैव राइबोसोम्स विच अलाउज देम टू क्रिएट प्रोटीन्स। तो यहाँ पे एक फन फैक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक DNA होता है। इसके पीछे एक थ्योरी है जो बाद में हम देख लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA होता है जिसकी वजह से उसके पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स से मतलब दे ऑल्सो हैव राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स भी होते हैं उनके पास जिससे वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो राइबोसोम्स को हम वैसे भी प्रोटीन सिंथेस बोलते हैं क्योंकि इनका काम ही होता है प्रोटीन्स जनरेट करने का। और फिर सेकेंड पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट कि उनका खुद का DNA भी होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक सिंपल सी लाइन में, माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल, रॉड शेप, स्पेरिकल और एलोंगेटेड टाइनी ऑर्गेनेलीज। शेप ऐसा बताया कि वो सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं या फिर स्पेरिकल भी हो सकते हैं। बस इसमें यहाँ पे बस शेप दिया। एलोंगेटेड मतलब जैसे अगर आपने अगर पत्ती का शेप देखा हो तो वो काइंड ऑफ एक आई जैसी शेप होती है, वो कोने से थोड़ी सी नैरो होती है, उसी को एलोंगेटेड शेप हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है सम पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला है आउटर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज अ स्मूथ एंड पोरस लेयर दैट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द सेल्स साइटोप्लाज्म एंड द सब्सटेंस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। इट ओनली लेट स्मॉल पार्टिकल्स टू एंटर इनसाइड। एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे ही एक्ट करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनेलीज को रखता है अपने अंदर। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, एक सिंपल सा काम होता है कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितनी भी चीज़ें उनको सेपरेट करने का। सेकेंड, ये एक पोरस और स्मूथ लेयर है। पोरस का मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं जिसके थ्रू पार्टिकल्स बाहर या अंदर ट्रैवल कर सकते हैं।
और इसके पोर्स छोटे होने की वजह से सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स ही इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो यही थी आउटर मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन। इट इज अ फोल्डेड लेयर इनटू फिंगर लाइक projections called cristae. Cristae, due to being folded, covers a large amount of space as compared to the outer membrane. This also provides a large space for activities. Cristae is embedded with small rounded bodies called F1 particles, also called oxysomes. तो सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी भी बोलते हैं। क्रिस्टी क्योंकि ये जो होती है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है और ये फोल्ड होती है। इसका एक डायग्राम अभी दिखाएंगे, तब तक ऐसे ही डिस्कस करते हैं। तो क्रिस्टी फोल्डेड होती है और मतलब जो भी आपको फोल्डेड लाइक प्रोजेक्शंस दिखेगा आउटर मेम्ब्रेन के अंदर उसका नाम ही क्रिस्टी है। अब क्रिस्टी फोल्ड होते हैं। अब जैसे आपने नोटिस करा होगा, आपको किसी चीज़ को फोल्ड करके रखते हो तो बाहर बहुत ज़्यादा स्पेस बचता है। सेम यही होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी है, फोल्ड होने की वजह से इसके आसपास या फिर बीच बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिससे अगर सेल के अंदर कोई एक्टिविटी करनी हो, एक्टिविटी आसानी से हो जाती है स्पेस की वजह से। अब ये क्रिस्टी जो है, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स जो है लदे हुए होते हैं, लदे हुए या फिर एम्बेडेड होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑक्सीजोम्स होते हैं। ऑक्सीजोम्स का काम होता है प्रोडक्शन, जो यहाँ पे लिखा है। Oxysomes are small particles which are responsible in the production of energy for cell. They are also called ATP synthase. अरे वाह, बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। तो ऑक्सीजोम्स छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्पेरिकल, वैसे उनकी शेप भी काइंड ऑफ बहुत ही वियर्ड टाइप की होती है सच बताऊँ तो। ऑक्सीजोम्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनका काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का वही ATP प्रोडक्शन का काम होता है। तो यही है जो ATP बनाते हैं, यानी कि एनर्जी बनाते हैं रिलीज करने के लिए। तो ऑक्सीजोम्स का ये काम होता है। ये किस में एम्बेडेड होते हैं? क्रिस्टी, जो कि इंटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर इसका जो थर्ड मेन पार्ट है वो है मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द इनर cavity of the mitochondria. Inside it lies ribosomes, which helps in the construction of proteins. Okay. It consists of the DNA, some enzymes, inorganic ions and organic molecules. वैसे ये वाला पार्ट थोड़ा हटा देते हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में अब हम फाइंड आउट करते हैं, जो उसका थर्ड पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का। जो मैट्रिक्स है वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि हम जिस क्रिस्टी की बात कर रहे थे, जो फोल्डेड लाइक प्रोजेक्शंस थे, उसके बीच में जो गैप्स होते हैं उसी में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब ठीक है, उस कैविटी के अंदर ये लाई करता है। अब मैट्रिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है कि इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, DNA और एंजाइम्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, जैसे कि एनर्जी रिलीज़ करना या फिर कुछ भी, वो सब इसी मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो इसको, ये जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं जैसे कि मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इसको एक डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया का एक एक्चुअल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन। तो ये आपको जितना भी पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये वाला पोर्शन जो मोटा सा है, इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब मान लो कि ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये है किसी सेल का साइटोप्लाज्म। तो आप देख सकते हो जितना ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैटर है, तो यही जो बाउंड्री है बाहर की, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो उसे साइटोप्लाज्म और इन सब से सेपरेट कर रही है। ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन का काम। फिर है इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इसी फोल्ड्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं, जो इस तरीके से ये फोल्डेड प्रोजेक्शंस है। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड द क्रिस्टी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो F1 पार्टिकल्स हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं F1 पार्टिकल्स, या फिर इन्हें ऑक्सीजोम्स भी बोल सकते हैं। ये इस तरीके से जो क्रिस्टी उसके ऊपर एम्बेडेड है या लदे हुए हैं। और थर्ड चीज़ हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वही जेल लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे DNA दिख रहा है, उसके बाद राइबोसोम्स दिख रहे हैं। तो DNA जो है इस जेल लाइक स्ट्रक्चर में फ्लोट कर रहा है और राइबोसोम्स भी इसी जेल लाइक स्ट्रक्चर में फ्लोट कर रहे हैं। और हमें ये भी दिख रहा है कि ये जो क्रिस्टी है, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं,
इसी के अंदर ये मैट्रिक्स या फिर जेल फिल है, और इसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स डीएनए और राइबोसोम्स लाया करते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम था कि ये प्रोटीन्स बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और डीएनए का भी सेम काम था कि मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया की। ओके, और F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम्स जो क्रिस्टी में लदे हुए हैं, इनका ये काम है कि ये एटीपी बनाएंगे। तो सब कुछ क्रिस्टी के अंदर, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही ये सब केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। बाकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसका सिर्फ ये काम है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर की जो साइटोप्लाज्म है और अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्टेड रखेगा। तो ये हमने समझ लिया है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट, दे आर नोन एज द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने ये टॉपिक पहले ही पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल के बाहर वाली गैसेज हैं उनमें ट्रांसमिशन होता है। अब जैसे ह्यूमन सेल्स में क्या होता है, ह्यूमन की नहीं एनिमल सेल्स की बात करूं, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी उसके जो पार्ट्स हैं जो ये एक्टिविटीज़ करते हैं, वो कुछ प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो यही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड स्टोर द रिलीज एनर्जी इन एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो होता है कैसे भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जब ये ऑक्सीजन का प्रोसेस हो रहा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, जो हमने पहले पढ़ लिया था। फिर से, दे आर द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस इसलिए क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करते हैं। सेकेंड, दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें सेमी ऑटोनॉमस भी बोल सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ है हमारे पास जो है कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो ये एक जानने की बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियाज अर्ली एंसेस्टर्स वर अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम। ओके, और इसी में ये एडेड पॉइंट है वैसे, माइटोकॉन्ड्रिया डिसेंडेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो जैसा हमने फर्स्ट पेज पे एक चीज़ पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। ओके, अब इसके पीछे यही थ्योरी है कि जैसे मैंने जहाँ तक सुना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले एक बैक्टीरिया था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फैक्ट कि वो डिसेंडेंट्स हैं बैक्टीरिया के। पहले एक बैक्टीरिया था, अब ये बैक्टीरिया जाके एक आर्की के साथ उसका कोलाइड हुआ था, क्योंकि इन दोनों के बीच में पहले एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, यानी कि जो बैक्टीरिया था वो आर्की को हेल्प करता था, आर्की बैक्टीरिया को हेल्प करता था। एंड में जब ये दोनों कोलाइड हुए तो जो बैक्टीरिया है वो पहली उस आर्की को पावर देने का यानी कि एनर्जी देने का काम करता था। जब ये दोनों कोलाइड हुए तो जो आर्की था वो पूरा एक सेल बन गया और जो बैक्टीरिया था वो बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे यही सेम अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम वही एक एग्जाम्पल है कि ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया में बदल गया था। यही थ्योरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले एक बैक्टीरिया था उसका एक खुद का डीएनए होगा और आर्की यानी कि आर्की जो बाद में सेल में बदल गया उनका अलग एक डीएनए है। तो बस यही था जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय।